नमस्कार। दिल्ली में जमकर मना लोकतंत्र का पर्व। वोटिंग को लेकर बुजुर्गों और युवाओं और महिलाओं में भी दिखा जबरदस्त उत्साह। पोलिंग बूथ पर महिलाओं की लंबी लंबी कतारें दिखी। दिल्ली चुनाव में फर्स्ट टाइम वोटर्स ने भी लिया बढ़ चढ़कर हिस्सा। पोलिंग बूथ पर बने सेल्फी पॉइंट पर भी सेल्फी क्लिक करते दिखे दिल्ली के वोटर। शाम 5 बजे तक 57% से अधिक मतदान किया गया दर्ज। 6 बजे के बाद भी पोलिंग बूथ पर दिखी लंबी लंबी कतारें। तो क्या टूटेगा इस बार रिकॉर्ड और किसके सर पर सजेगा ताज? कौन जीतेगा दिल्ली का दंगल? यही करेंगे हम आज चर्चा। मैं हूं रमा त्यागी, हमारे साथ जुड़ेंगे हमारे रिपोर्टर्स और खास मेहमान भी। तो दिल्ली में विधानसभा चुनाव के लिए मतदान संपन्न हो चुका है। दिल्ली के करीब 1,56,00,000 मतदाताओं ने 699 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला कर दिया है। हालांकि 6 बजे के बाद भी लोग मतदान केंद्रों में कतारों में लगे नजर आए। इस बीच शाम 5 बजे की बात करें तो दिल्ली में 57% से अधिक मतदान दर्ज किया गया। सबसे अधिक मतदान उत्तर पूर्वी जिले में 63.83% दर्ज किया गया। इस बार त्रिकोणीय मुकाबला जो है इस चुनाव में दिखाई दिया, जहां एक तरफ आम आदमी पार्टी अपनी योजनाओं के दम पर लगातार तीसरे कार्यकाल के लिए सत्ता में आने की कोशिश में दिखी, वहीं भाजपा 25 से अधिक वर्षों के बाद राजधानी में वापसी के लिए जोर लगाती दिखी। उधर दिल्ली में 2013 तक 15 वर्ष शासन करने वाली कांग्रेस पिछले 2 चुनावों में एक भी सीट जीतने में विफल रहने के बाद अपनी जमीन वापस करने का प्रयास कर रही है और करती हुई दिखाई दी। तो क्या आम और खास सभी में दिखाई दिया जबरदस्त उत्साह। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने लोकतंत्र के महापर्व में हिस्सा लेते हुए मतदान किया। आम आदमी की तरह कतार में लगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय विद्यालय में मतदान किया। वहीं दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने भी अपने मताधिकार का प्रयोग किया। उपराष्ट्रपति ने अपनी पत्नी सुदेश धनखड़ के साथ कतार में लगकर लोकतंत्र के इस महापर्व में भाग लिया और लोकतंत्र का ये पर्व इसीलिए हो जाता है खास। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने अपनी पत्नी के साथ लोकतंत्र के महापर्व में भाग लेते हुए मतदान किया। राजनिवास मार्ग सेंट जेवियर स्कूल में मतदान के बाद उन्होंने अपनी उंगली पर लगी स्याही भी दिखाई। उपराज्यपाल वीके सक्सेना के साथ में उनकी पत्नी भी रही। तो बेहद प्रेरणादायक ये दृश्य और ये दिखाता है लोकतंत्र की खूबसूरती को। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने भी मतदान किया। वहीं दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी और कालकाजी विधानसभा सीट से आप उम्मीदवार आतिशी ने मतदान किया। तो सभी मतदान केंद्रों पर नजर आए। कतारों में लोकसभा में विपक्षी नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने भी मतदान किया। तो मतदान के ये दृश्य आप देख रहे हैं, उत्साह दिखाई दे रहा है। आपके राष्ट्रीय संयोजक और नई दिल्ली विधानसभा सीट से उम्मीदवार अरविंद केजरीवाल ने मतदान केंद्र में जाकर परिवार समेत वोटिंग की और मतदान के बाद उन्होंने जनता से दिल्ली के विकास के लिए मताधिकार की अपील भी की। और आपको दिखाते हैं कि मतदाताओं में किस तरह से गजब का उत्साह दिखा। तो ये दृश्य है मतदाताओं के जो मतदान करने के बाद सेल्फी भी ले रहे हैं और सभी मतदाता सभी चुनौतियों को दरकिनार करते हुए आ रहे हैं मतदान केंद्रों पर और अपने मताधिकार का उन्होंने प्रयोग किया। ये दृश्य अपने आप में दिखाते हैं लोकतंत्र के इस पर्व की खूबसूरती, लोकतंत्र के प्रति लोगों का रुझान और उनका उत्साह कि किस तरह से वो चुन रहे हैं अपनी सरकार। वोट जरूर डालना है आपने, मेरा यही कहना है। आपको अपना अधिकार का उपयोग जरूर करना चाहिए। आपका कोई भी मुद्दा हो, कुछ भी हो, लेकिन आप वोट डालने जरूर आए। ये मेरी ड्यूटी है और हर इंसान को अपनी ड्यूटी परफॉर्म करनी चाहिए। एक अच्छे नागरिक का यही फर्ज होता है वो अपनी ड्यूटी दे। वो हम अपनी ड्यूटी दे रहे हैं, बाकी काम
I guess I am usually targeting unemployment. I am a 21-year-old youth, so I would like the government to target unemployment more and generate more opportunities, because ये free तो हर कोई कर रहा है, but it is more important that we have more youth empowerment rather than just making them idle and making them sit at home. Yesterday I went to college and I noticed that most of my fellow mates are not willing to cast a vote. So I would say that why are you wasting your vote? Because even one vote matters. Your decision matters in making the government. So please go ahead and cast the vote. वोट करने के लिए मतलब ये है सबको आना चाहिए, हैं, ये अपना हक है, हैं, और वोट देना चाहिए। तो मतदाताओं ने बताया कि क्यों कर रहे हैं वो मतदान और किस तरह से मतदान के अधिकार के प्रति हैं वो जागरूक। हालांकि मतदान शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ, लेकिन कुछ शिकायतें भी आईं, जैसे कि सीलमपुर विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी उम्मीदवार अनिल गौड़ ने बांग्लादेशी घुसपैठियों द्वारा फर्जी मतदान का गंभीर आरोप लगाया है। फर्जी वोटिंग को लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं ने वहां पर विरोध प्रदर्शन भी किया। भाजपा का आरोप है कि सीलमपुर में 300 से लेकर 400 फर्जी वोटर हैं जिन्हें उत्तर प्रदेश के लोनी से लाया गया है। साथ ही भाजपा उम्मीदवार ने इनके बांग्लादेशी होने तक का शक जताया है। और वहीं दिल्ली के महरौली की अगर बात करें तो दिल्ली के महरौली विधानसभा क्षेत्र से भी फर्जी मतदान करने आए 2 लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया। और वहीं दूसरी तरफ 400 वोट इन्होंने लोनी से उत्तर प्रदेश से मंगा रखी है। वो मुझे लग रहा बांग्लादेश के लोग हैं, आदमी भी और लेडीज भी, बुरखे की आड़ में वो वोट डाल रही है। एक बात बताओ, हमारी बहन खड़ी है, एक भाई खड़ा है, इनकी वोट डाल दी है। ऐसे तो 25 मेंबर हमने पकड़ चुके। सेठ भगवान दास स्कूल पे ये पकड़ी गई, पूजा पब्लिक स्कूल, आयरन पब्लिक स्कूल और एंजलिक पब्लिक स्कूल, या फर्जीवाड़ा हो रहा है, तो हमने रोका। केजरीवाल तो गंभीर आरोप लगाए हैं। वहीं दूसरी तरफ दिल्ली की ओखला विधानसभा सीट से आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी अमानुल्लाह खान पर एफआईआर दर्ज कर दी गई। दिल्ली पुलिस ने आचार संहिता का उल्लंघन करने के खिलाफ जामिया नगर पुलिस थाने में एफआईआर दर्ज की। दरअसल अंसार इमरान नाम के एक शख्स ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर आपके प्रत्याशी के समर्थन में प्रचार करने का एक वीडियो शेयर किया था। उसने एक्स पर लिखा था कि चुनाव प्रचार खत्म होने के बाद भी आपके समर्थक ओखला में घूम रहे हैं और धारा 144 और आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन कर रहे हैं। वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने एक्शन लेते हुए आप प्रत्याशी पर आचार संहिता के उल्लंघन के आरोप में ये एफआईआर दर्ज की। तो इन सभी तमाम घटनाक्रमों पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ 2 खास मेहमान जो हैं वो जुड़े हुए हैं और इसके साथ ही हमारे साथ हमारे सहयोगी संवाददाता भी जुड़े हुए हैं। हमारे साथ अशोक टंडन जी जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। हमारे साथ जगदीश उपासने जुड़े हुए हैं जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं, और हमारे साथ निशांत राय जुड़े हुए हैं। हमारे साथ धीरज जुड़े हुए हैं, हमारे संवाददाता जो लगातार इस इलेक्शन को कवर कर रहे हैं। धीरज, सबसे पहले आपसे पूछना चाहेंगे किस तरह से उत्साह दिखाई दिया, आपके शब्दों में उत्साह की वजह भी जानना चाहेंगे। देखिए, जो सबसे महत्वपूर्ण इस चुनाव में देखने को मिला वो महिलाओं का जो उत्साह वो देखने को मिला। और महिलाओं का उत्साह इस कदर देखने को मिला कि हम शाम के 3 बजे 4 बजे भी महिलाओं को एक कह सकते हैं कि ग्रुप में मतदान केंद्रों पर जाते हुए और मतदान करते हुए देखा। और ये उत्साह बहुत कम देखने को मिलता है। और उनके पीछे उत्साह की जो सच्चाई है उसके कई कारण हैं। जो सबसे पहला कारण जिसके लिए हम चुनाव आयोग को धन्यवाद देना चाहेंगे, और चुनाव आयोग ने इस बार जिस तरीके से जो मतदान को बढ़ाने के लिए जो तैयारी की थी वो लाजवाब तैयारी थी। क्योंकि 2020 के जो विधानसभा चुनाव थे उसमें 2015 के विधानसभा चुनाव के मुकाबले 5% कम वोट आया था और कुल 62% मतदान 2020 के चुनाव में हुआ था। और चुनाव आयोग की ये पूरी कोशिश थी कि मतदान प्रतिशत को 62% से अधिक किया जाए, और इसलिए उन्होंने इस तरीके की तैयारी की। जो पिंक बूथ जिसको बोलते हैं, पिंक बूथ का भी निर्माण किया, और उस पिंक बूथ की जिम्मेवारी बिल्कुल तैयारियां भी थी। मतदाताओं के जो मुद्दे थे वो भी काफी मुखर थे। निशांत, आपके पास आना चाहेंगे, आपसे जानना चाहेंगे, काफी मुद्दे थे जो और बहुत सारे फैक्टर्स भी थे जो इस चुनाव को प्रभावित करने में लगे हुए थे। क्या कुछ आज आपने देखा, क्योंकि लगातार आप कवर कर रहे थे, और किस तरह से जो तमाम समीकरण हैं उनका क्या कुछ असर दिखाई दिया? देखिए, आज अगर मैं बात करूं तो मैं तुगलकाबाद विधानसभा में था, कालकाजी विधानसभा में था, नई दिल्ली विधानसभा में था, और इन तमाम विधानसभाओं में हर विधानसभा के मुद्दे अलग थे। आउटर दिल्ली के मुद्दे अलग थे, सेंट्रल दिल्ली के मुद्दे अलग थे।
कॉमन अगर कोई मुद्दों की बात की जाए तो महत्वपूर्ण यमुना की सफाई थी और दिल्ली में के बॉर्डर पे 4 जगह कूड़े का ढेर। दिल्ली वासी पूरी तरीके से इससे उबे हुए हैं और दिल्ली जब जब हमारी वोटर से बात हुई मुद्दों को लेकर तो इसका जिक्र सबसे ज्यादा बार आया, हालांकि कुछ वोटर्स ने इसका जिक्र नहीं किया। दूसरी अहम बात कही जाए तो ये चुनाव अपने आप में अगर हम कहें कि 2015 के बाद से एकदम अलग चुनाव है, क्योंकि यहाँ एंटी इनकम्बेंसी आम आदमी पार्टी के खिलाफ नजर आ रही थी, तो दूसरी तरफ कांग्रेस अपने अस्तित्व को बचाने के लिए लड़ती हुई नजर आई। तीसरा, बीजेपी का जो एक लंबे समय से 2 दशक से ऊपर का जो सूखा पड़ा था, बीजेपी को अब दिल्ली में सत्ता में आने की तमाम कोशिशें करती हुई दिखाई दी, क्योंकि 2014 के बाद से जिस तरीके से बीजेपी ने चाहे वो नॉर्थ ईस्ट हो चाहे दक्षिण भारत हो वहां पर अपनी सरकार बनाने में कामयाबी पाई, वहीं दिल्ली में बीजेपी को लगातार निराशा मिली। ऐसे में बीजेपी चाहती है कि दिल्ली के सूखे को भी दूर किया जाए, तो वहीं आम आदमी पार्टी अपने 10 साल के कामकाज को लेकर जनता से 10 से ज्यादा सालों से जनता के बीच जाकर वोट मांगने का काम कर रही थी। हालांकि आम आदमी पार्टी को कई जगह निराशा भी मिली, जनता ने कई जगह लताड़ा भी, उसके बावजूद पार्टी को ये उम्मीद है कि वो सत्ता की चाबी इस बार भी प्राप्त कर लेगी। कांग्रेस की जहां तक बात हो तो कांग्रेस फिलहाल यहां पर कुछ विधानसभाओं में बहुत अच्छा चुनाव लड़ती हुई नजर आई, लेकिन दूसरी तरफ जिस तरीके से कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व को दिल्ली के चुनाव में जोर लगाना चाहिए था, वो जोर पूरी तरीके से नहीं दिखा। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि मामला त्रिकोणीय है और अभी 8 तारीख को जब नतीजे आएंगे, बिल्कुल, चलिए बने रहिए आप हमारे साथ 2 खास मेहमान भी जुड़े हुए हैं। आम आदमी पार्टी। अशोक जी, आपके पास आना चाहेंगे, आपसे जानना चाहेंगे, अगर हम 5 बजे की बात करें तो 57% से ज्यादा मतदान, लगता है आपको कि ये जो मतदान है वो काफी उत्साहपूर्ण माहौल में हुआ और ये रिकॉर्ड तोड़ेगा? और जो त्रिकोणीय मुकाबले की बात कही जा रही है, किस तरफ रुख जाता हुआ देखते हैं? बिल्कुल ठीक कहा आपने। मुझे लगता है कि ये मतदान जब पूरी तरह से समाप्त होगा तो ये पिछले बार का जो चुनाव मतदान था उसको जरूर पार करेगा। पिछली बार ये मतदान लगभग 63% हुआ था 2020 में, और ये उसको जरूर पार करेगा, क्योंकि जिस प्रकार का उत्साह आज दिखाई दिया था और नए वोटर्स में और नौजवानों में, तो ये इसके लिए मैं चुनाव आयोग को भी एक तरह से सराहना करना चाहूँगा। लेकिन साथ में मीडिया ने भी एक बहुत अच्छा योगदान दिया लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए कि वो अपने इस मताधिकार का उपयोग करें, जिसके चलते आज हम सुबह से देख रहे थे कि बहुत लंबी लंबी लाइनें लगी हुई थी। अब जहाँ तक त्रिकोणीय ये मुकाबले की बात है, तो कांग्रेस ने जो पीछे अपनी जमीन खो दी थी, पिछले चुनाव में केवल 4% मतदान रह गया था, उसको फिर से हासिल करने के लिए इस बार कांग्रेस ने भरपूर जोर लगाया है। और जहाँ तक मैं कांग्रेस की लिस्ट को देखता हूँ तो उसमें लगभग 40 के ऐसे उनके उम्मीदवार हैं जो अपने अपने क्षेत्र में अपनी हैसियत से वहाँ पर चुनाव लड़ रहे हैं, और वो वहाँ पर अच्छे खासे जाने पहचाने नेता रहे हैं, कुछ सांसद भी रहे हैं, कुछ विधायक रहे हैं, कुछ शीला दीक्षित के मंत्रिमंडल में मंत्री रहे हैं। तो ये जो एक नई ऊर्जा के साथ कांग्रेस इस बार चुनाव में उतरी है और उसको त्रिकोणा मुकाबला बनाया है, और उसके चलते हम जानते हैं कि कम से कम 3-4 ऐसी बहुत ही महत्वपूर्ण सीट है, जैसे आपके संवाददाता भी बता रहे थे कि नई दिल्ली की सीट है, कालका जी की सीट है और जंगपुरा की सीट है। यहाँ के त्रिकोणीय मुकाबले में तीनों पार्टियों ने अपने धुरंधर उतारे हुए हैं। जहाँ नई दिल्ली की जैसे हम बात कर रहे थे, तो पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल खुद वहाँ से चुनाव दोबारा से लड़ रहे हैं, और शीला दीक्षित के बेटे, जो शीला दीक्षित यहाँ पर 3 बार से चुनाव जीती थी, उनके बेटे जो है हम देख रहे हैं संदीप दीक्षित आए हैं, और भाजपा ने तो 2 बार के सांसद और पूर्व मुख्यमंत्री साहिब सिंह वर्मा के बेटे प्रवेश वर्मा को उतारा है। तो उससे ये 3 सीटों पर जिस प्रकार से कड़ा मुकाबला, कांटे की टक्कर हो गई है, तो कुछ भी परिणाम हो सकता है। तो इससे बड़ा मुकाबला दिलचस्प हुआ है, और ऐसी और भी 10, 15, 20 मैं गिना सकता हूँ जिसमें कांग्रेस के प्रत्याशी जो हैं बिल्कुल पूरी गंभीरता के साथ लड़ रहे हैं। तो ये त्रिकोणा मुकाबला होने से सबकी नजरें जो हैं इसके चुनाव परिणाम पर लगी हैं, और 8 तारीख को जब हम देखेंगे मतगणना होगी तो ये बहुत ही दिलचस्प
चुनाव परिणाम हमारे सामने आएंगे। बिल्कुल। जगदीश उपासनी जी, आपके पास आना चाहेंगे, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से त्रिकोणीय मुकाबले की बात जो है वो सामने आ रही है और लगभग सभी पार्टियों ने अपना पूरा दमखम इसमें लगा दिया था। कांग्रेस भी, जिसकी पूरी ज़मीन ही यहाँ से खिसक चुकी थी, वो भी कई जगह पर हमारे संवाददाता ने बताया है कि कुछ अच्छा करने की जो है वो कोशिश वहाँ पर वो कर रहे हैं। क्या आपको लगता है, हमने जो वोटर्स हैं उनकी भी स्टेटमेंट देखी, उन्होंने कहा कि किस तरह से वो विकास चाहते हैं। एक युवा ने कहा कि हमें फ्रीबीज नहीं चाहिए, हमें अपने लिए ऑप्शंस चाहिए। क्या लगता है आपको, तमाम फैक्टर्स और मुद्दों के बीच में कौन से इस पे प्रभावी रहे? देखिए, समाज के हर वर्ग की अलग अलग अपेक्षाएं होती हैं। फ्रीबीज जिनको हम कहते हैं या मुफ्त की रेवड़ी कहते हैं, वो किसी वर्ग के लिए और एम्पावरमेंट का टूल बन जाती हैं, और जिनको वो दी जाती रही हैं और दिए जाने का वादा किया गया है, वो वर्ग उससे खुश हैं। दूसरी जहां तक बात है नौजवानों की, तो बेरोजगारी की बात है, पर ये जो त्रिकोणीय मुकाबले की बात है, ये निश्चित रूप से कांग्रेस ने अपने आप को पुनर्जीवित करने की और पूरी कोशिश की है, लेकिन मैं उसको दिल्ली कांग्रेस के स्तर पर देखता हूँ। मैं देखता हूँ कि आला कमान के स्तर से दिल्ली कांग्रेस को जैसा बल समर्थन मिलना चाहिए था, वैसा नहीं मिला है। जिस तरह से अजय माकन ने खुलेआम केजरीवाल को देशद्रोही कहा, एक बार नहीं 2 बार कहा, उनके बयान को किसी भी बड़े नेता ने समर्थन दिया, यहाँ तक कि दिल्ली के दूसरे नेताओं ने भी। तो दिल्ली में, जैसा टंडन जी ने कहा कि दिल्ली में बड़े नेता हैं कांग्रेस के और दिग्गज नेता हैं, अपने अपने इलाकों में उनका बड़ा दबदबा है। अगर वो अपने दम पर चुनाव लड़ रहे हैं तो वो कांग्रेस की बदौलत नहीं, वो अपने दम के, अपनी प्रतिष्ठा के बल पर लड़ रहे हैं। और अगर कुछ चेंज होगा और कोई त्रिकोणीय जैसा कुछ स्थिति बनेगी तो वो उन्हीं नेताओं के कारण बनेगी। मैं समझता हूँ कि आम आदमी पार्टी की तरफ से जो बातें कही गई चुनाव के दौरान, और लोगों ने 10 साल में उनका आकलन किया, खासतौर पे आपके संवाददाता ने ये बहुत अच्छा पॉइंट आउट किया कि यमुना की गंदगी में और 4 जगह जो कूड़े के डंप है, गाजीपुर से लेकर और पश्चिमी दिल्ली तक, जहाँ जगह जगह बरसात में आसपास के 10 के इलाके में लोगों को लेना मुहाल हो जाता है, सांस लेना मुहाल हो जाता है। तो उसकी चुभन लोगों को है। गंदा पानी आने, जहां फ्री पानी की बात है, उन बस्तियों में गंदा पानी लोगों को मिला, सड़कें नहीं बनी। तो अब चूंकि एमसीडी भी आपके आम आदमी के पास है, तो एंटी इनकम्बेंसी आम आदमी पार्टी के लिए उस वर्ग में रोष है जिसको वो अपना वोट मानकर चल रही है, अपना पक्का वोट मानकर चलती है। मैं समझता हूं कि अगर उस तबके में, उस वर्ग में अगर नाराजगी ज्यादा हुई तो आदमी पार्टी को ये चुनाव महंगा सकता। लेकिन फाइट हमारी पार्टी और भाजपा की देख रहा हूं। मैं समझता हूं कि दिल्ली में कांग्रेस ने अपनी उपस्थिति, दिल्ली कांग्रेस के नेताओं ने अपनी उपस्थिति बहुत दमदार तरीके से और जताई है, और उन सीटों पर वो जरूर फर्क डाल सकते हैं। बिल्कुल, आपसे चर्चा जारी रहेगी, लेकिन उससे पहले वक्त हो चला है एक ब्रेक का। जुड़े रहिए डीडी न्यूज के साथ।